तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग आए बच्चे होंगे मस्त होंगे अपने घर पर व्यस्त होंगे। तो आज हम आए क्लास 10 के लिए साइंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कंपोनेंट साइंस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला चैप्टर है जो है रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं, जो हमारे क्लास 10 का होने जा रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है। हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो आज हमारा पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है और इसको हम शुरू करते हैं अभी। ये सभी बोर्ड के लिए जाएगा, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी हो, सभी के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हम पढ़ेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन के हमारे पास चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं और किसी टॉपिक को हमें से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको समीकरण यानी इक्वेशन के रूप में कैसे लिखा जाता है। अगर इक्वेशन के रूप में लिखा जा रहा है, उस इक्वेशन को हम कैसे क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, रासायनिक संतुलित, यानी रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब क्या है, जो हमारे पास अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, क्या विकर्ण होते हैं, उन सब में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो वैल्यूज होती है उनको कैसे कैसे बराबर किया जाता है। फिर हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे पास विभिन्न टाइप की डिफरेंट टाइप की क्या होती है, रिएक्शंस होती है, वो कौन कौन सी होती है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक और है, एक हमारे पास संचालन होता है और एक विद्युत बंध्यता होती है। इनको भी हमें क्या करना है, कवर करना है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वाला टॉपिक, जो हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए परिचय में क्या हमारे पास, हमारे चारों ओर देखेंगे पर्यावरण में, तो कुछ ना कुछ चीजें हमारे पास क्या होती है, उपलब्ध होती है, और उनमें कुछ ना कुछ क्या होती रहती है, रिएक्शंस होती रहती है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि परिवर्तन करना। परिवर्तन बोले जैसे हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, तो कोई लकड़ी है, हम घरों में क्या बना रहे हैं, खाना बनाते हैं, और लकड़ी क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। ठीक है ना। तो लकड़ी पहले हमारे पास कैसी थी, ठोस अवस्था में, और हम उसको जलाया, उसमें क्या हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के बाद क्या होगी, जो हमारे पास मेन अवस्था थी वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, वैसे हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या हो रहे हैं, अलग प्रकार के परिवर्तन में क्या हमारे चारों तरफ अधिकांश टाइप के क्या हो रहे हैं, पदार्थ विभिन्न परिवर्तनों में से क्या होते हैं, गुजरते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास हमारे पर्यावरण में पदार्थ है वो क्या कर रहे हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे परिवर्तनों को देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं हो पाता है कि किस टाइप के परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि परिवर्तन हमारे पास क्या होते हैं, दो होते हैं, रासायनिक हो सकता है या भौतिक हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास जो जो परिवर्तन है कैसे कैसे हो रहे हैं। देखो कुछ क्या होता है, कुछ परिवर्तन में तो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए क्या होंगे, वो चेंज होकर फिर अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। और कुछ चीज कैसे होते हैं कि अगर उसकी अवस्था चेंज हो गई तो दोबारा हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में उसे नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, जिनमें वो क्या परिवर्तन होते हैं, अस्थायी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की अगर परिभाषा देखेंगे तो क्या होगा कि ऐसे परिवर्तन जिसमें अवस्था क्या हो सकती है, अपनी पूर्व यानी पहले जैसी अवस्था में आ सकता है। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे रबड़ होता है, रबड़ को अगर हम खींचते हैं तो थोड़ी देर तक क्या रहता है, वो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, लेकिन जब उसको समय बाद क्या होगा, वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो जिसमें हमें क्या है, जो हमारे पास अभिकारक होते हैं, अभिकारक होते हैं, वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकते हैं। ठीक है, दूसरों क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। कुछ अन्य परिवर्तन जिसमें क्या होता है, अभिकर्मश या मूल पहचान को खोकर नए पदार्थ का निर्माण होता है। वो नया पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। देखो अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण कर रहे हैं, H2 का, और हमारे पास क्या बन रहा है, H2O बन रहा है ना। हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया, हाइड्रोजन को, और हमारे पास नया क्या बना, जल बना। तो हमने देखो दो एलिमेंट को मिला के तीसरा बनाया है, क्योंकि तीसरा वाला बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, यानी कि जो नई चीजें बन रही है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास होते हैं, इस टाइप परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इसमें अभिकर्मक वापस नहीं मिलता है। अब अगर हम देखो इस वाले में तो हमको वापस हो सकता है, हम जल को अगर दोबारा गर्म करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें एक बार अगर क्या होगा, रिएक्शन हो गई तो हम दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसा मान लो हमारे पास घरों में क्या होता है, दूध से हम दही बनाते हैं, दूध से दही तो बन जाएगी, लेकिन दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते हैं। तो किस टाइप का परिवर्तन होगा हमारे पास, रासायनिक।
भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जिसमें जो हमारा पदार्थ होगा वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाता। ठीक है, देखो आगे देखते हैं हम। ये हमारे पास रियल लाइफ में हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग आइस क्यूब। जो हमारे पास बर्फ का क्या होता है, गोला होता है। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर क्या रखेंगे, खुले में रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन होता है और कैसा बन जाता है, वो वाटर में चेंज हो जाता है ना। वाटर में तो चेंज हो गया। अब देखो हम दोबारा हम क्या करेंगे, ठंडे स्थान में रखेंगे, जमा रखेंगे फ्रिज में, दोबारा किसमें चेंज हो जाएगा, बर्फ के गोले में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ रिएक्शन से हुई, रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, ये अपनी मूल अवस्था में क्या हो गया, वापस आ गया। ऐसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल क्या है, बॉइलिंग वाटर, यानी कि वाटर को दोबारा गर्म करना है। तो पहले हमने तो गर्म किया, तो ये कैसा चेंज हो गया, वाष्प में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी वाष्प को दोबारा क्या करेंगे, कोल्ड में करेंगे, यानी स्टोर करके दोबारा करेंगे, तो दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है, ब्रेकिंग ग्लास। अगर कोई कांच का ग्लास टूट गया है और उसको दोबारा तोड़ना चाहिए, अगर ग्लास तोड़े तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसमें क्या करेंगे, कुछ मेल्टिंग पावर बढ़ाएंगे, उसको गलाएंगे, दोबारा क्या बना सकते हैं, कांच के ग्लास बना सकते हैं। ये किस टाइप का परिवर्तन हो गया, हमारे पास फिजिकल चेंज हो गया है। ऐसे लकड़ी को काटना हो गया, पेपर को फोल्ड करना हो गया, अंडे को तोड़ना हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल चेंज कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, परिवर्तन तो हमने पढ़ लिए दो, एक होता है भौतिक, एक होता है कपड़ा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या, जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है, और केमिकल चेंज क्या, जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था को होकर नया एलिमेंट बनाता है। अब देखो, अब जो हमारे पास रासायनिक परिवर्तन हुआ है, उसी को हम कैसे रासायनिक अभिक्रिया में चेंज करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे को अलग अलग गुणों के साथ नए पदार्थ बनाने के लिए, यानी नया पदार्थ बनता है, इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें, जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट क्या होता है, डिफरेंट, जिनके क्या होंगे, गुण धर्म होंगे, यानी अलग अलग गुण धर्म के दो पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, जब एक नया गुण धर्म वाला पदार्थ बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। और रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ पदार्थ दोबारा अपनी मूल अवस्था में चेंज नहीं होगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास O2 क्या नहीं का है, दो परमाणु नहीं है, हमारे पास क्या बन रहा है, O3 बन रहा है। ठीक है, यानी कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं। सॉरी, ऑक्सीजन से हमने क्या बनाया, O3 बनाया है। तो जो ऑक्सीजन के गुणधर्म है, इसके गुणधर्म अलग हैं और इसके गुणधर्म क्या है, अलग हैं। हमने क्या कहा, जिसमें दो अणु या एक से अधिक हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलकर क्या बनाएंगे, एक नया पदार्थ बनाएंगे, वो क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं, पहला हमारे पास क्या, उसकी अवस्था में, जो उसकी स्टेट होगी उसमें हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा उसके कलर में चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है गैस का, गैस निकाल सकते हैं, जिसका पढ़ेंगे आगे। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, किसी में ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, और तापमान में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में कौन सी चार परिवर्तन होते हैं, पहला क्या अवस्था, उसकी अवस्था चेंज हो सकती है। ठीक है, दूसरा उसके कलर में चेंज आ सकता है, चौथा हमारे पास क्या है, गैस निकलती है, और चौथा क्या है, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पास कौन कौन से चार मेन परिवर्तन निकलते हैं। एग्जांपल जैसे केमिकल रिएक्शन, जैसे हमारे पास क्या है, लकड़ी को जलाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, तो हमारे पास कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो धुआं निकलता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, लोहे पे जंग लगना हो गया, इसने तो क्या कलर चेंज कर दिया इसका। हमारे पास क्या है, डाइजेशन होगा हमारा खाना, है ना, ये भी हमारा क्या एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। इसलिए भोजन की क्या हो रही है, अवस्था भी चेंज हो रही है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस। देखो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पत्ते क्या बना रही है, अपना भोजन बना रही है, वो भी किस टाइप का परिवर्तन है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बैटरी में जो हमारा ऊर्जा चेंज हो रही है, वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि हमारे पास जो चीजें हम ऐसी देखो जिसमें पदार्थ क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिजिकल और केमिकल में कुछ डिफरेंस देखते हैं।
कि क्या क्या है। देखो अगर फिजिकल फॉर्म क्या करेंगे, जैसे आपने लकड़ी वाला है, ठीक है, अगर लकड़ी को हम काट रहे हैं उसकी अवस्था चेंज नहीं होगी, ठीक है, उसका सिर्फ आकार चेंज हो रहा है। लेकिन अगर उसको जलाएंगे तो उसकी अवस्था और उसकी जो रूपरेखा उसकी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो हमने कहा पेपर रखेंगे उसके बाद जलाया, लास्ट में क्या क्या उसका राख में गई, दूसरी यहाँ पे अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई। ऐसे हमारे पास देखो पहले एक लेमन था, उसको हमने काटा, उसका फिर रस निकाला और लास्ट में हमारे पास क्या मिल रहा है, वही चीज मिल रही है, ठीक है। इसका रंग भी चेंज नहीं हुआ, अवस्था भी चेंज नहीं हुई, ये क्या है, केमिकल चेंज था। और जिसमें हमें पदार्थ लास्ट अवस्था चेंज मिल गई, वो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अवस्था की होती है, ठीक है, कलर चेंज हो सकता है, उसमें गैस निकल सकती है, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंज में कुछ समय के लिए क्या होगा, अवस्था में जो चेंज होगा, लेकिन बाद में पुनः क्या जाएगा, वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या है, देखो जैसे हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का जो तरीका है उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरणों में प्रतीकों और सूत्रों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को प्राकृतिक रूप में लिखा जाता है। यानी कि क्या करना है, जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके जो सिंबल्स होते हैं या जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे, योग का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। और उत्पाद को दाएं ओर लिखा जाता है क्योंकि हमारे पास ये वाला जो है, ये हमारे पास क्या है, अभिकारक है, और जो इधर बन रहा है हमारे पास लास्ट में, ये हमारे पास क्या है, उत्पाद है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिखे यहाँ पे जी प्लस क्या लिख दिया, O2, ठीक है, बाद में क्या लिख दिया, HgO। ये किस क्रम में कैसे लिखा, इसके प्रतीक चिन्हों की सहायता से क्या कर दिया, इस अभिक्रिया को छोटा सा स्वरूप दे दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थों के प्रतीक चिन्हों से लिखकर लिखा जाता है तो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण में दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास होता है अभिकारक और एक क्या होता है, उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, जो उस अभिक्रिया से नया पदार्थ बनता है, और अभिकारक क्या होता है, जिनको मिलाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या है। अब देखिए बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण उसे संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्या क्या होता है। देखो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित होने का पता चलता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक हमारे पास क्या होगी, आदर्श होते हैं, जैसे आदर्श रासायनिक समीकरण। तो उसमें क्या होता है, जितने हमने क्या है अभिकारक में, यानी इस साइड जितने हमने क्या लिखेंगे, हमारे पास पदार्थों के अणु होंगे, उतनी हमारे पास उधर होनी चाहिए उत्पाद में भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें चेंज किसका हो रहा है, फिजिकल हो रहा है या केमिकल हो रहा है, उनकी अवस्थाओं में चेंज आ रहा है, कलर्स में चेंज आ रहा है, लेकिन जो उनमें पदार्थों की मात्रा है, क्वांटिटी है, उनमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो रासायनिक समीकरण होती है उन्हें संतुलित करते हैं, ठीक है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम पूछें कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, जिसमें अभिकारक या उत्पाद जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, बराबर अणु होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या क्या होती है, बराबर। जैसे यहाँ पे देखो जेड कितना है, एक ही है, हाइड्रोजन के कितने, दो हैं, और उसके कितने हैं, SO4 के चार अणु हैं। यहाँ पे देखिए SO4 के कितने हैं, चार, हाइड्रोजन के कितना है, एक, और H2 के कितने हैं, तो ये हमारे पास क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन के कितने हैं, पहले यहाँ पे देखिए तीन बार लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितना बन रहा था, तीन बन रहा था, तो संतुलित करने के लिए हमने यहाँ कर दिया, तीन लगा दिया। H2O कितने थे यहाँ पे, दो थे, लेकिन यहाँ कितना बना है, 8 बना है, इसलिए संतुलित करने के लिए हमने क्या कर दिया, 4 लिख दिया। तो हमें क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, हमें देखना होता है अभिकारक में या जो उत्पाद में अगर कहीं क्या बनता है, उनके अणुओं की संख्या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो जिस साइड में ज्यादा होती है हमें दूसरी साइड क्या करना पड़ता है, उन संख्याओं में या उन अणुओं की क्या करना है, संख्या बढ़ा देना है, और संख्या बढ़ाने से हमारी क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है, ठीक है। तो समीकरण समझ गए आप कैसे संतुलित करना है। देखो अब हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो आप नहीं कर रहे हैं और कमेंट में उसका आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, कि जल का उबलकर जलवाष्प बनना, ठीक है। दूसरा क्या है, बर्फ का पिघलकर जल बनना।
तीसरा क्या है, जल में नमक का घुलना। चौथा क्या है, जल में पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसका जो गैस है उसका जलना। तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, क्या कहलाता है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, विस्थापन हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, आपने इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। हमारे पास हमारे जो फर्स्ट चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन था। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।